तो चलिए आज बात करते हैं बिस्कोहर की माटी की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आत्मकथा का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। और ये किसी एक जगह के बारे में उतना नहीं है जितना इस बारे में है कि कैसे हमारी यादें, अलग अलग तरह की गंध और हमारे आसपास की जो प्रकृति है वो सब मिलकर हमारी जिंदगी को एक शक्ल देते हैं। तो लेखक के लिए जब वो छोटे थे, बिस्कोहर महज एक गांव नहीं था। नहीं, उनके लिए ये एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसे वो महसूस कर सकते थे, छू सकते थे, पहचान सकते थे और शायद उससे बातें भी कर सकते थे। और देखिए, इस जीती जागती दुनिया के ना दो चेहरे थे। एक तरफ थी बेइंतहा खूबसूरती और दूसरी तरफ था एक गहरा, मन में बैठा हुआ डर। और गांव के लोग वो इन दोनों ही चेहरों के साथ बहुत करीब से अपनी जिंदगी जीते थे। और ये चीज ना बिस्कोहर के प्रकृति में साफ दिखती है। मतलब एक तरफ तो कमल जैसे फूल हैं जिनका तना भसीन, अकाल पड़ने पर लोगों का पेट भरता था। तो दूसरी तरफ गोहुअन जैसा जहरीला सांप भी था, जिसका डर हमेशा बना रहता था। एक ही दुनिया में जिंदगी भी है और मौत का खतरा भी। मतलब कुदरत को लेकर ये जो समझ थी ना, वो गांव की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी मान्यताओं में इस कदर घुल मिल गई थी कि सच क्या है और कहानी क्या, इसके बीच की लाइन कई बार धुंधली सी हो जाती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जुड़ाव कैसे मान्यताओं की एक पूरी दुनिया बना देता है। एक ऐसी दुनिया जहां फूलों की महक और पेड़ पौधे सिर्फ नेचुरल नहीं थे, बल्कि उन्हें अलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। और यही गांव के देसी ज्ञान और इलाज का बेसिस भी था। गांव के लोगों के लिए खुशबू का मतलब सिर्फ खुशबू नहीं था। फूलों की महक को सांपों से, बीमारियों से, यहाँ तक कि देवी देवताओं और चुड़ैलों से भी जोड़ा जाता था। जैसे गुड़हल का फूल, वो तो देवी का फूल माना जाता था। और चेचक जैसी बीमारी में नीम के फूल पत्ते मरीज के पास रखे जाते थे, मानो वो कोई दैवीय कवच हो। अच्छा, ये तो हुई अलौकिक बातें। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रकृति के असली खतरों से, जैसे गर्मियों की जानलेवा लू से, ये लोक ज्ञान कैसे निपटता था? तो इसका जवाब भी प्रकृति में ही छिपा था। और लू से बचने का उनका तरीका तो वाकई कमाल का था। सबसे पहले तो बचाव के लिए अपनी धोती या कमीज में एक प्याज बांधकर साथ रखते थे। और अगर फिर भी लू लग जाए तो उसका इलाज था पन्ना। ये कच्चे आम को भुनकर या उबालकर बनाया जाता था। और कमाल की बात यह है कि इसे सिर्फ पीते नहीं थे, बल्कि शरीर पर लगाते भी थे, यहाँ तक कि इससे नहाते और सिर भी धोते थे। मतलब एक पूरा सिस्टम था। तो अभी तक हम बात कर रहे थे प्रकृति की बाहरी दुनिया की। अब चलिए थोड़ा और गहरे उतरते हैं और उन मानवीय रिश्तों को समझते हैं, उन दो खास बंधनों को जिन्होंने लेखक की जिंदगी को अंदर से एक पहचान दी। देखिए, लेखक कहते हैं कि एक बच्चे का अपनी माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता। वो तो माँ और बच्चे के पूरे रिश्ते की एक जीवन कहानी होती है। उसमें माँ से लिपटना, रोना चिल्लाना, माँ की खुशबू, उनके हाथ का वो सुकून भरा स्पर्श, सब कुछ होता है। और माँ का ये जो प्यार है, ये जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है, लेखक उसे कुदरत की एक बुनियादी ताकत की तरह देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी का बहना या हवा का चलना। इसीलिए वो अपनी माँ के प्यार को एक बत्तख के प्यार से जोड़ पाते हैं, जो एक कौवे से अपने अंडों को बचाने के लिए उन्हें अपने पंखों में छिपा रही है। दोनों में एक ही इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, प्रकृति का। और दूसरा गहरा बंधन, वो था एक ऐसा प्यार जिसे कभी जाहिर नहीं किया गया। ये एक ऐसी महिला के लिए था जिसे लेखक ने पहली बार तब देखा था जब वो सिर्फ 10 साल के थे। और बचपन की बस यही एक याद आगे जाकर उनकी पूरी जिंदगी के लिए सुंदरता, कला और जीवन को समझने का एक मजबूत आधार बन गई। मजे की बात यह है कि वो उसे एक आम औरत की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए वो थीं जैसे चांदनी जो जूही की लता बन गई हो। मतलब उसकी मौजूदगी को प्रकृति से अलग किया ही नहीं जा सकता था। वो खुद चांदनी थी, फूल थी, खुशबू थी। एक ऐसा पल जब खुद कुदरत एक जीती जागती औरत बन गई हो। और ये जो एक याद है ना, ये सिर्फ एक याद बनकर नहीं रह जाती। धीरे धीरे ये एक पुल, एक ब्रिज बन जाती है। एक ऐसा पुल जो लेखक को जिंदगी की गहरी सच्चाइयों से जोड़ता है और उन्हें वक्त की हदों के पार ले जाता है। और जानते हैं, इतनी हिम्मत जुटाने के बाद उन्होंने अपने उस एहसास को जाहिर करने के लिए सिर्फ एक बात कही, वो भी अपनी देसी भाषा में, कि जे तुम्हें पाई जाई त जरूर बोराई जाई। मतलब जो तुम्हें पा जाएगा वो जरूर पागल हो जाएगा। जरा सोचिए,
इस एक लाइन में कितनी मासूमियत है और कितना ज्यादा वजन। तो लेखक के हिसाब से 3 चीजें हैं जो हमें समय और इतिहास के पार ले जा सकती हैं, जो एक पुल का काम करती हैं। पहला है बच्चे, यानी मातृत्व का वो कभी न खत्म होने वाला रिश्ता। दूसरा है गंध, जो हमें किसी जगह की भूली बिसरी यादों से भी जोड़ देती है। और तीसरा है संगीत, जिसमें वो अधूरा प्यार और उसका दर्द एक आवाज बन जाता है। तो अब वो महिला सिर्फ एक इंसान नहीं रह गई है, उसकी याद कला के हर रूप में मौजूद है, संगीत में, कविता में, मूर्तियों में। वो सुंदरता और दर्द का एक ऐसा एहसास बन गई है जो हमेशा मौजूद रहता है, एक ऐसा पुल जो लेखक को हर खुशी और हर गम से जोड़ता है। और यहीं पर हम इस कहानी की सबसे गहरी पहेली पर आकर रुकते हैं। सवाल ये है कि जब प्यार और सुंदरता की कोई याद इतनी परफेक्ट, इतनी टाइमलेस हो जाती है, तो उसके साथ मौत का, यानी हर चीज के खत्म हो जाने का एहसास इतना गहरा क्यों जुड़ा होता है? सोचने वाली बात है ना?